हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं एसीएफ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम वानिकी के एक और सब्जेक्ट फॉरेस्ट्री का जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है जहाँ पे क्या देखते हैं आप, एक जलमग्न एरिया रहता है। मतलब पूरे जंगल में जल भरा रहता है और उस जंगल में आप क्या देखते हैं, ये वनस्पति जो उगी रहती है। ठीक है, ये जो आप ट्रीज देख रहे हो, ये जल के उसके पूरे जड़ों में क्या देखें, पूरा पानी ही पानी है, जैसा इस फिगर में भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए पूरे पानी है, उस पर नाव भी चल सकता है और वहां पे ये वनस्पति उगी हुई है। इस फिगर से भी यही बता रहा है कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के अलग अलग टाइप्स है। ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट होता क्या चीज है, डेफिनेशन इसका क्या है। तो डेफिनेशन में हम देखेंगे क्या, पहले ये देखते हैं कि मैंग्रोव्स जो होते हैं आर जनरली सॉल्ट टॉलरेंटेड प्लांट्स होते हैं, ग्रोइंग इन द स्वैम्पी मड कोस्टल एरिया। ठीक है, सिंपल सी बात कह रहा है ये कि जो मैंग्रोव्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वो सॉल्ट टॉलरेंसेस प्लांट होते हैं। और ये क्या है, कोस्टल एरिया में, मतलब समुद्र के तटीय क्षेत्रों में ये इनका ये फलते फूलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपन ये देखें कि दे आर ग्रोइंग इन द इंटरटाइडल जोन्स ऑफ ए रिवर माउथ। मतलब कहने का ये तात्पर्य हुआ कि जहां पे नदी और समुद्र दोनों मिलते हैं, रिवर माउथ मतलब होता है जहां नदी और समुद्र का मिलन बिंदु होता है, वहां पे आप क्या दलदली भूमि देखते हैं, या फिर वहां पे क्या क्रिएट होता है, एस्चुरीज या डेल्टा। ये एस्चुरीज बनता है या फिर वहां पे क्या बनता है, डेल्टा। डेल्टा फॉर्मेशन होते हैं ऐसे जगहों पर, क्या होते हैं, दलदली भूमि होती है जहाँ पे पानी का बहुत पानी जहाँ बहुत मात्रा में रहती है। और पहाड़ के घटने बढ़ने से क्या होता है, इनके सॉलिडिटी में, मतलब जो लवणता है उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से आप क्या देखें कि दे आर ग्रोइंग इन इंटरटाइडल जोन्स ऑफ द रिवर माउथ, लेगून्स एंड क्रीक्स विच फॉर्म्स द एस्चुरीज या तो डेल्टा, वेयर रिवर ऑफ वाटर मिक्स्ड विद द सी वाटर। मतलब नदी का पानी कहाँ समुद्र में मिलता है, ऐसे डेल्टा फॉर्मेशन में अक्सर ये स्पीसीज देखने को मिलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट में आप ये देखते हैं ये क्या होते क्या चीज है। एक्चुअली मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं, सदाबहार वन होते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक प्रकार से सदाबहार वन रहते हैं जहाँ पे ये पेड़ भी होते हैं और झाड़ियाँ दोनों होते हैं। श्रब और ट्री, सब मतलब झाड़ियाँ, ट्रीज मतलब पेड़, तो ये दोनों मिक्स जंगल होते हैं। ठीक है, असेंबल टुगेदर टू फॉर्म अ डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट फॉर्म करते हैं along the seashore आप देख सकते हैं। इसका तात्पर्य टुकड़ा मैं ये कह दूं कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट रहते हैं वो क्या है, सदाबहार वन होते हैं। इनमें क्या है, पेड़ और झाड़ियां, ये दोनों से मिलकर ये बने होते हैं। इन दोनों से मिलकर बने हुए ये डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं along the sea shore एरिया। मतलब का कहने का तात्पर्य है, ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक कोस्टल एरिया है, सी शोर एरिया है। ठीक है, इस कोस्टल एरिया में ये पूरा समुद्र है आपका, इस समुद्र के इस किनारे पे आप जो ये फॉरेस्ट देख रहे हैं वो है आपका ग्रीन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है पूरा मैंग्रोव्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव्स के बाद हम देखते हैं इसका इकोसिस्टम। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए, बहुत मज़ेदार तथ्य ये है, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो क्या है जो कम गहराई वाले समुद्र होते हैं, ठीक है, वैसे एरिया पे, डेल्टा वाले क्षेत्र पे ये पनपते हैं। जैसे इकोसिस्टम हम देखेंगे पहले, इकोसिस्टम ऑफ, तो इकोसिस्टम में सबसे पहले ये देखिए कि जहाँ पे ये पेड़ पौधे हैं, ठीक है, ये मैंग्रोव जहाँ होते हैं वहां पे भी कई कई ऐसे जीव होंगे जो इस पे आश्रित होंगे। इट शेल्टर द फॉर द टेरिटियल लाइफ। मतलब यहाँ पे कई जीव, कई पक्षियां, ठीक है, कई कीट पतंगे, ठीक है, इनको इनका शरणार्थी स्थल है जहाँ पे ये रहते हैं, उनका ये आवास है। ठीक है, ये इनको जहाँ वो मैंग्रोव फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं। फिर देखते हैं आखिर उनसे, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट से ऐसे वन्य जीवों को क्या फायदा होता है। ऐसे वन्य जीवों को जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो वहां पे क्या देते हैं, ये एक नेचुरल सोर्स है जो क्या देता है, उनको भोजन देता है, फ्यूल देता है, ठीक है, बिल्डिंग द मटेरियल्स देता है, ठीक है, और मेडिसिन की तरफ से ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये फायदे हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के, चाहे वन्य जीव के लिए भी हो और चाहे कुछ
हद तक मनुष्य के लिए भी ये फायदेमंद होते हैं। अब देखते हैं कि अब ये जब पेड़ है, इसमें मैंने कहा कि ये वन्य जीव को आवास, कुछ वन्य जीव समुद्री कोस्टल एरिया में पाए जाने वन्य जीव पशु पक्षियों के लिए ये शरणार्थी आवास है। दूसरा, ये इनसे ये रिसोर्सेस मिलते हैं जैसा मैंने कहा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इस पेड़ों के ये जो पत्तियां हैं, ये जो पत्ती है, ठीक है, इसके जो लीव्स हैं वो गिर के कहाँ पे धीरे धीरे गिरते, समुद्र में गिरते हुए कहाँ पे, यहाँ पे इकट्ठा होने लगते हैं। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे इकट्ठा होने। जब ये यहाँ पे इकट्ठा होते हैं तो आप क्या होते हैं, धीरे धीरे ये सड़ के क्या करते हैं, रिवर से आई हुई मिट्टी, रिवर से बह के आई हुई मिट्टी और यहाँ के जो पेड़ों से गिरे हुए मलबे हैं उनसे ये क्या सेडिमेंट हो जाते हैं, मतलब वहां पे स्थिर होके वहीं मिट्टी बनने लगते हैं। तो इस ट्रैप द सेडिमेंट टू द बिल्ड द न्यू लैंड, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, नई मिट्टी बनने लगती है, नया लैंड बनने लगता है। देखिए पहले ये लैंड था इतना, फिर इसमें क्या देखिए, ये काला काला जो आप देख रहे हैं ये क्या है, नया लैंड बन गया, ठीक है। तो ये बहाव से लाई गई मिट्टी और पत्तों के जो सेडिमेंट है उनसे मिलती बनती है। अब देखिए जहां पे ये सेडिमेंट होंगे वहां पे क्या होंगे, छोटे छोटे ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव पनपने लगते हैं, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे जीव पनपने लगते हैं। तो इन जीवों को खाने के लिए, जैसे ये सब, इसको क्या बोलते हैं, प्लैंकटॉन्स। प्लैंकटॉन्स मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है। अब इनको खाने के लिए अक्सर आप देखे होंगे कि झींगा मछली जो होता है, ठीक है, जो झींगा मछली होते हैं कुछ इस तरह से, ये जो झींगा मछली होते हैं आप, ठीक है, ये झींगा मछली जो है इस प्लैंकेट्स को खाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिम्प्स, ठीक है। झींगा मछली अक्सर इस मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और श्रिम्प को खाने के लिए कौन आते हैं, फिर फिश आते हैं, छोटे बड़े दोनों टाइप के फिश होते हैं। फिश को जो है, फिश को खाने के लिए ये बर्ड्स आते हैं, कई प्रकार के बर्ड्स आते हैं जो इनको इनको इस फिश को खाने के लिए रहते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हाई टाइड्स फॉर्मेशन होता है। हाई टाइड से क्या है, यहाँ पे जो सेलिनिटी है वो चेंज होती रहती है। सेलिनिटी मतलब लवणता, ठीक है, मिट्टी की। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये मैंग्रोव का इकोसिस्टम है जहाँ पे क्या होते हैं, कई जीव जंतु जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट पे आश्रित होते हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्वास्टिक लाइफ यहाँ जैसे बोलता है, शेल्टर फॉर एक्वास्टिक लाइफ, मतलब समुद्री जीवों के लिए भी ये जीवनदायक आवास है और भूमि पर रहने वाले जीवों के लिए भी ये एक आवास है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इसका डेफिनेशन देखने जाए तो आपको मिलेगा, मैंग्रोव्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स टेरिटोरियल प्लांट। तो याद रखिएगा कि मैंने एक पिछले वीडियो में कहा था कि चैंपियंस एंड सेठ ने, चैंपियंस और सेठ ने भारतीय जो वन है उनको 16 सब कैटेगरी में बांटा है। तो ये पूछा जाएगा कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है कौन से कैटेगरी में आएगा, तो आप याद रखेंगे कि लिटोरल प्लांट जो होते हैं, लिटोरल फॉरेस्ट जो है ऐसे कैटेगरी में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं। तो मैंने कहा कि मैंग्रोव्स आर कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल प्लांट फॉर्मेशंस ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्टल लाइन, ठीक है। मतलब समुद्र के किनारों पे उगने वाले ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद जो सबसे जरूरी है वो देखते हैं, ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में देखते हैं कि मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, तो अगर मैं समझाने का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, ये है आपका 0 डिग्री, ठीक है, और ये है आपका, अगर यहाँ पे देखें तो ये आपका 30 डिग्री अगर लाइन है, ठीक है, तो इनके बीच कहीं पे ये 10 डिग्री है। जैसे ये मान लीजिए 10 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये 10 डिग्री साउथ, ठीक है। तो 10 डिग्री नॉर्थ अगर मैं लाइन खींचूं तो देखिए 10 डिग्री जो लाइन है वो लगभग मान लीजिए ऐसा कुछ स्ट्रेट खींच रहा हूं मैं, ये 10 डिग्री लाइन है। अब ये इतने मतलब आप क्या देख रहे हैं, ये इक्वेटर लाइन है, तो यहाँ से नॉर्थ ये हो जाता है 10 डिग्री, यहाँ से साउथ 10 डिग्री, ठीक है, ये साउथ हो गया, ये इक्वेटर हो गया। तो इनके बीच में क्या है, ये मैंग्रोव मेनली पाए जाते हैं। ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो रेड आप मैंग्रोव का ये जो मैंने बार बनाया है, इस बार को समझिएगा। इस बार से समझने लायक क्या है, नीले जो है ये कम मात्रा में मैंग्रोव है,
ये उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते क्या रेड जहाँ पे है मतलब वहाँ सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स है। मतलब ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। भारत को देखा जाए तो पीले जोन में आता है, तो भारत में ना कम है ना ज्यादा है। तो भारत में देखोगे तो ये भारत वाला एरिया है जहाँ पे मैंग्रोव जो है वो मॉडरेट जोन में आते हैं, मतलब वहां पे ना कम फॉरेस्ट है ना ज्यादा, वो मीडियम फॉरेस्ट में आते हैं। कुछ जगह पे सब ट्रॉपिकल समर रेन जोन में भी 30 से 35 डिग्री में आते हैं। मतलब देखिए कुछ एरिया ये जो है ये 30 से 35 डिग्री में आते हैं, ठीक है, नॉर्थ, और 30 से 35 डिग्री ये साउथ में भी आते हैं, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन से ये हो गया आपका इक्वेटोरियल लाइन से आप ये देख सकते हैं कि आप इक्वेटोरियल लाइन से नीचे ये 30 से 35 डिग्री ये क्या हो जाता है, साउथ हो जाता है। फिर 30 से 35 डिग्री ये क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, सॉरी ये नॉर्थ हो जाता है। इनके बीच में ही ये पूरे आपके मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही आपको मेनली ये रखना है कि जो मेन मैंग्रोव्स है वो लेटीट्यूड के हिसाब से देखा जाए तो 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में ही मेजोरिटी पाई जाती है, ये आपको मेनली याद रखना है, ठीक है। तो इतने सारे देश थे जहाँ पे ये पाए जाते हैं। मोस्टली ये क्या कहा जाता है, साउदर्न एशिया जो है बोला जाए तो ईस्ट साउथ जो एशिया है, ये पूरा एशिया वाला एरिया है, ये इसको हम लोग कहा ईस्ट एंड साउथ जो एशिया है, यहाँ पे ज्यादातर मैंग्रोव्स मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मैंग्रोव्स इन इंडिया। अब ये इंडिया में मैंग्रोव्स का जो विस्तार है उसको जरा समझते हैं, ये भी जरूरी चीज है। तो जरा देखें मैंग्रोव्स इन इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंग्रोव्स इन इंडिया। देखिए मैंग्रोव्स में ये जो पीली पीली लाइंस दिख रहे हैं ये ही मेनली मैंग्रोव्स के वन है। मैंग्रोव्स के वन जो है ये पीली लाइंस पे जितने दिख रही है मैंग्रोव फॉरेस्ट के, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इस पे आप देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा एरिया जो है, आप देखोगे बहुत बड़ा एरिया वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है थोड़ा सा, फिर इधर केरल में ज्यादा, फिर थोड़ा सा गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, जितने भी कोस्टल एरियाज है, और मेन गुजरात में। तो यहाँ पे इन एरिया पे मैंग्रोव का मैंग्रोव स्पीसीज का विस्तार है। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि जो ईस्ट कोस्टल है वहाँ पे 80% मैंग्रोव्स का दबदबा है। मतलब सबसे ज्यादा मैंग्रोव्स कहाँ से मिलेंगे, जो 80% की बात कर रही है वो कोस्टल एरियाज में होंगे। कौन से कोस्टल, ये है आपका ईस्ट कोस्टल है, ठीक है, ईस्ट कोस्टल है, ईस्ट कोस्टल है जो पूर्वी घाट है वहां पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, गंगा का डेल्टा मिलता है, ठीक है, कावेरी, गोदावरी, ठीक है, वैगई, पेन्नार, इन सभी नदियों का डेल्टा जो है इस साइड मिलता है, इसलिए डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव ज्यादा होते हैं। उसी प्रकार कुछ क्षेत्रों में जहाँ पे एस्चुर बनते हैं, तो वेस्ट कोस्ट में, वेस्ट कोस्ट मतलब ये वाला एरिया, आपको मैं बता दूं ये जो एरिया है वो क्या वेस्ट कोस्ट है, और यहाँ पे जो है 20% में होता है, इस साइड जो है 20% और पूर्व साइड जो है 80% का ये आपका मैंग्रोव्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पूरे भारत में ये 7%, भारत जो है पूरे वर्ल्ड के मैंग्रोव्स का 7% एग्जिस्ट करता है। ग्लोबल एग्जिस्टेंस जो है भारत में वो 7% है, ठीक है। मतलब पूरे विश्व का 7% मैंग्रोव्स वन भारत में पाए जाते हैं। उसके बाद ये छोटा सा एरिया है उसको याद रखना बहुत जरूरी है। यस मैं कहूंगा कि 6740 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है ये है मैंग्रोव्स का टोटल एरिया भारत में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये पूरे जो विस्तार है आप समझ सकते हैं, जैसा कि दिया है सुंदरवन, महानदी डेल्टा है, ठीक है, पिचावरम, कावेरी कुवेरी डेल्टा है, ठीक है, गोदावरी डेल्टा है, कृष्णा एस्चुर है, कृष्णा का एस्चुर है, कॉम्प्लेक्स अंडमान निकोबार आइलैंड है, ठीक है। तो ये सब क्या है, मैंग्रोव वन के एरियाज है। आपको ये इंडिया का टोटल इस प्रकार से याद रखें कि 80% पूर्वी भाग में है और 20% जो है पश्चिमी भाग में है या पश्चिमी घाट में। 7% जो है टोटल पूरे वर्ल्ड का जो है वो 7% यही रखते हैं इंडिया, ठीक है, जो एरिया जिसका हो जाता है 6740। चलिए आगे बढ़ते हैं कि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है
देखिए मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है ये आप जैसे फिगर में दिख रहा है, ये सब मैंग्रोव फॉरेस्ट है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, इट इज अ ग्रीन इकोसिस्टम। जैसा कि आप दिख रहा है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये क्या है, ग्रीनरी। मतलब ये हमेशा सदाबहार आपको ग्रीन ही दिखाई देता, कभी सूखा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि समुद्र अभी सूखते हैं नहीं, तो दलदली एरिया है। इनके जड़ के पास आप पानी भले नहीं पाए, लेकिन ये हमेशा हरा हरा रहते हैं। ठीक है, ये बहुत सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इन लोगों की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मैंग्रोव फ्लोरा टॉलरेट एंड फ्लोरोसिस अंडर द हाई सेलिन मड कंडीशंस। मतलब जो नमकीन दलदली, क्या बोलते हैं कि नमकीन दलदली जो जमीन है, दलदली जमीन में ये मैंग्रोव फॉरेस्ट पनपते हैं और ये इसी के आदी होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि इट प्रोड्यूस द ब्लाइंड रूट्स और नुमेटोफोरस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सका, व्हाट इज नुमेटोफोरस। न्यूमेटोफोरस जड़ होते हैं एज टू ओवरकम द एरोबिक सॉइल कंडीशन। देखिए ये जो आपको डायग्राम मैंने दिखाया है, ये जो डायग्राम है वो न्यूमेटोफोरस का जड़ों के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर पूरा जड़ आपका पानी में डूब जाए, देखिए मैं अगर एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए, हाँ तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि हाँ देखिए जरा, ठीक है चलो देखिए यहाँ पे मेरा पेड़ है, इस पेड़ पे ये पानी है इस पे, ठीक है। अब ये जो जड़ है, इतने सारे जड़ हैं, ठीक है। इस जड़ के अलावा कुछ जड़ ऐसे होते हैं ये जो ऊपर की तरह निकले रहते हैं। देखिए ये पानी था आपका, इस पानी से क्या है, ये जड़ से क्या है, ऊपर की तरफ ये उगे रहते हैं ऐसे, ठीक है। इसको न्यूमेटोफोरस जड़ कहते हैं। मान लो ये आपको मैंग्रोव पेड़ है, ये पेड़ था मैंग्रोव का, ये मैंग्रोव पेड़ है, तो ये जो जड़ है, इसको ये जड़ है, ये जो दिख रहे हैं पानी के ऊपर, ये न्यूमेटोफोरस जड़ होते हैं, ठीक है। जिसका डायरेक्ट फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारे जो जड़ हैं ये न्यूमेटोफोरस अर्थ ये होता है कि पानी में जो ऑक्सीजन है, इनके अलावा जो एयर और कहाँ से ये कर सकते हैं, तो न्यूमेटोफोरस जो नामी है न्यूमेटोफोरस, मतलब ये क्या है, हवा में उगते हैं, यानी कि जल के ऊपर की तरह ये निकले रहते हैं। जैसा कि ये फिगर में दिख रहा है, जल के ऊपर ये निकले रहते हैं और ये एयर से, मतलब वातावरण से ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे वाइवी पैरिटी, इसका क्या मतलब होता है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ के पौधों के, मैंग्रोव फॉरेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। वाइवी पैरिटी मतलब क्या होता है, सीड आर जर्मिनेटेड इन द ट्री इटसेल्फ इज मोर कॉमन इन मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट में ये बहुत कॉमन चीज है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, जैसे ये दिया है आपको, क्या है कि आप देख रहे हैं ये वाइवी पैरोटी के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये वाइवी पैरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के पौधे हैं, जहाँ से क्या होता है, यहाँ के फूल से ये जो दिख रहा है, देखिए ये पहले फूल था, फिर धीरे धीरे यहाँ से ये लंबा बीज निकलता है, थोड़ा और लंबा होता है, थोड़ा और लंबा होता है, फिर ये इतने लंबे होने के बाद ये टूट के ये जमीन पानी में गिर जाते हैं, ठीक है। ये टूट के पानी में गिर, जैसा कि ये दिख रहा है इस फिगर में देख सकते हो, ये इतने लंबे लंबे होते हैं, फिर ये टूट के पानी में गिर जाते हैं, और जैसे ही पानी में गिरते हैं तो फिर यहाँ से अंकुरन स्टार्ट हो जाता है। तो यही कहा है, ये सेल्फ जर्मिनेटेड है, ठीक है। इनको कोई भौरा या वायु के माध्यम से इनका पॉलिनेसिस नहीं होता, इनके खुद के बीज से गिर के ही, खुद के बीज जब गिरते हैं तो इन्हीं से इनका क्या हो जाता है, प्लांटेशन हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखने वाली चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे ये आपको दिया है 5th पॉइंट, मोस्ट मैंग्रोव्स वेजिटेशन हैज lenticelled bark which facilitates more water losses, ठीक है। तो जैसा कि नाम जो इनका बार्क है, मतलब बार्क मतलब जो तना होते हैं, उनमें क्या फैसिलिटी होता है, वाटर लॉस ज्यादा होता है, क्योंकि ये पूरा अगर वाटर में डूबा है तो क्या हो जाता है कि अगर तना में पूरा पानी भर जाए, ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो ट्रांसमिशन है वो प्रॉपरली नहीं होता, जिससे कारण क्या है, ये वाटर एक्सट्रैक्शन की इनका प्रॉपर्टी रहता है
कि वाटर एक्सट्रैक्ट करें, तो ये फैसिलिटेट करते हैं मोर वाटर लॉसेस की। ऐसे ये बार्क होता है इनका तना, ठीक है, तना बोल जाए या उसके ऊपर बाहरी छिलका रहता है। आगे बढ़ते हैं 6 पॉइंट में, मेनी मैंग्रोव स्पीसीज प्रोड्यूस द कोपाइस रेडिली। कोपाइस जैसा कि मैंने पिछले कई वीडियो में बताया, कोपाइस मतलब क्या है, पेड़ को अगर काट दिया जाए तो फिर से उग जाना, तो ये कोपाइस सिस्टम होता है। तो मैंग्रोव्स में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनने की रहेंगे। ये राइजोफोरा सब जो है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार बना दिया है, इसका तात्पर्य ये है कि राइजोफोरा सब जो है ऐसा मैंग्रोव है जहाँ पे आपको कोपाइस फॉर्मेशन हो सकता है। 7th पॉइंट है, लीव्स ऑफ मेनी स्पीसीज कंटेन सॉल्ट सीक्रेट ग्लैंड, ठीक है। तो इनकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी जो पत्तियां हैं वो क्या है, नमक का एक्सट्रैक्शन करती है, मतलब नमक स्रावित करती है, ठीक है। समुद्र के जल से वो जल तो लेती है, लेकिन उसमें समाहित जो लवण है, उसको, जो सॉलिड है उसको बाहर कर, सॉलिड जो सॉल्ट रहता है उसको बाहर करते हैं। जैसा कि ये दिखाया मैंने, ये जो पत्ती है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का है, और यहाँ पे देखिए ये सब क्या दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे क्या है, ये नमक एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये पत्ती की इस क्वालिटी रहती है मैंग्रोव फॉरेस्ट के, ये नमक को बाहर करने की, क्योंकि पानी में नमक घुला रहता है और ये उस नमक को पत्तियों के माध्यम से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थी मैंग्रोव फॉरेस्ट की। मैंग्रोव फॉरेस्ट की ये सारे प्रॉपर्टी रहती है। तो आप 2-4 चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि पहला तो ये न्यूमेटोफोरस जो रूट्स होते हैं वो पानी के ऊपर उगते हैं, ठीक है। न्यूमेटोफोरस जड़ पाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट के स्पीसीज में। वेबिपोरिटी का क्या मतलब होता है कि ये सीड जो है, इनके बीज जो है खुद से पेड़ बनते हैं, ना कि किसी पशु पक्षी की किसी को पॉलिनेशन की जरूरत है। अपने बीज से ही ये क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इनकी जो कॉपाइस होते हैं, ठीक है, जो वैसे तो बीज से उगते ही हैं, लेकिन कुछ पौधों में कॉपाइस भी पॉसिबल है। एग्जाम्पल के लिए राइजोफोरा सब, राइजोफोरा सब ऐसा मैंग्रोव है जिससे आप क्या कर सकते हैं, कॉपाइस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ देखा जाए तो ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट को के लिए अफेक्टेड है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया है जैसा कि फैक्टर फॉर, ये जो फैक्टर्स हैं उसको पढ़ते हैं। फैक्टर फॉर मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स के लिए फैक्टर पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया है इडेपिक कंडीशन। इडेपिक कंडीशन का सीधा सीधा तात्पर्य रहता है कि वहां का जो भूमि की अवस्था, ठीक है, भूमि की अवस्था कैसा है, स्लोप कैसा है, ठीक है, सन के लिए एक्सपोजर कितना मिलता है, ठीक है, ये सारी चीजें एडेपिक कंडीशंस कहलाते हैं। जरा एडेपिक नहीं हम लोग ये समझते हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे रहता है, तो जैसा कि लिखा है मैंने, द लेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल डिटरमाइन द सैलिनिटी ऑफ द सी वाटर। इसका तात्पर्य यह है कि कितने लंबे समय तक टाइडल्स आते हैं, मतलब टाइड्स आते हैं, ठीक है, और कितने समय तक बरसात होती है, ठीक है। तो ये जो बारिश है ये बहुत कितने समय तक, कितने 2 से 3 महीने होते हैं या 45 से 50 दिन बारिश होती है। तो बारिश के कारण क्या है, समुद्र के पानी और बरसात के पानी मिलने से यहाँ की जो सॉलिनिटी है, ठीक है, सैलिनिटी का मतलब होता है कि लवण युक्त पानी, सैलिनिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। सैलिनिटी जितना कम होगा और पौधे उतने ही ज्यादा पनपते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि जो डेल्टा फॉर्मेशन इज द डेलिकेटेड बैलेंस बिटवीन टाइप एंड द रिवर्स सेडिमेंट्स। जो डेल्टा फॉर्मेशन होती है, देखिए नदियां हैं, नदियां टूट के समुद्र में मिलती हैं, ऐसी नदियां जो हैं टूट के समुद्र में मिलती हैं, जैसा कि मैं ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे टूट के ये जो नदियां हैं, देखिए ये नदी का प्रवाह जो है कई रूपों में टूट गया है आगे जाके। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है, मैंग्रोव फॉर्मेशन होते हैं, यहाँ पे मैंग्रोव फॉर्मेशन होते हैं। ये पूरा सी एरिया है, ठीक है। और ये जो नदी थी, ये आपकी नदी कई टूट जाता है, तो यहाँ पे क्या कैसा बनाया, आप ये पूरे शेप को क्या देख सकते हो, ये जो पूरा शेप है वो आपका क्या दिख रहा है, ये आपका डेल्टा फॉर्मेशन है,
इसको डेल्टा फॉर्मेशन बोलते हैं। ये देखिए, जब ये डेल्टा फॉर्म कर देता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे मैंग्रोव्स के लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त वातावरण मिल जाता है। ठीक है, ये मैंग्रोव्स पनपने लगते हैं। तो वही कहा है कि सैलिनिटी, वाटर पे सैलिनिटी डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा बारिश होता है। ठीक है, कितना लंबे समय तक बारिश होगा, उससे वाटर की सैलिनिटी डिपेंड करती है। डेल्टा फॉर्मेशन जो है, ऐसा लैंड एरिया जहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन होती है, मैंग्रोव्स के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है सॉल्ट, रिवर वाटर और सी वाटर का मिक्सअप होते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो आप देखते हैं कि टाइड्स रेगुलेट्स द ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर एंड न्यूट्रिशन मिक्सिंग। मतलब साफ बात है कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका मैंग्रोव पेड़ है और उसके नीचे ये जो पानी था, इसमें जो लवण की मात्रा कम थी, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े आपके टाइड्स फॉर्मेशन होके ये टाइड आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्ट है, यहाँ पे जो सॉल्ट है वो क्या होता है, वो मिक्सअप हो जाता है न्यू वाटर से। तो अब इस पे फायदा ये चीज है, या तो बहुत ज्यादा नमकीन हो जाएगा या कम हो जाएगा, या लेकिन उससे फायदा ये रहता है कि न्यूट्रिशंस में ना चेंजेस आते रहते हैं। यहाँ पे इस मिट्टी के न्यूट्रिशन में चेंजेस आते रहते हैं, इससे वाटर के टाइडल प्रेशर के कारण। ठीक है, तो वही बता रहा कि ऑक्सीजन के भी डिमांड और कॉन्सेंट्रेशन जो है टाइडल की कौन रेगुलेशन से होता है। टाइडल जैसे ही चेंजेस होते रहते हैं, ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन की रेट भी चेंज होते रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं एडेप्टिक फैक्टर किसके लिए, मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखते हैं, बी जो फैक्टर है वो सॉइल है। देखिए, सॉइल को जरा समझने वाली बात ये है कि मान लीजिए ये जो आपको ये स्लोप वाला ये सॉइल जो है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का सॉइल है। ठीक है, ये जो मिट्टी है इसकी क्वालिटी, इसमें दो क्वालिटी पाई जाती है। पहला ये तो है, वाटर पोटेंशियल इज वेरी लो, मतलब पानी की जो है वाटर पोटेंशियल लो रहता है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल लो रहता है। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो हाई रहता है। इन दो चीजों को जब आप कंबाइन करोगे, ठीक है, इन दो चीजों को कंबाइन कीजिए कि वाटर पोटेंशियल लो और ऑस्मोटिक पोटेंशियल हाई रहता है, ऐसे मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल। फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल मतलब ऐसा है कि ये सॉइल की क्वालिटी ये है कि वाटर प्रेशर के कारण इस मिट्टी के जो न्यूट्रिशंस है वो अपने आप ही ऊपर की तरफ आते रहते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ जाना, ऊपर की तरफ वाटर प्रेशर के थ्रू क्या है, ऊपर की तरफ आना, एक प्रकार से बेयोंसी फोर्स टाइप का आप समझ सकते हैं। कि वैसे ही ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी रहती है इस दलदल भूमि की, कि इनकी जो न्यूट्रिशंस है वो पेड़ों में अपने आप ही जाने लगते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, ऐसे ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल रहती है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल इज वेरी लो, मतलब क्या क्या कहते हैं कि पानी जो है, पानी सॉइल में पूर्णतः धारित रहते हैं, इसीलिए ये क्या रहते हैं, पूरा दलदली रहते हैं। इस कारण से ये सूखा नहीं रहता, लेकिन ये फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल इसलिए कहते हैं कि ये पानी होते हुए भी इनके न्यूट्रिशन जो है अपने आप बाहर की तरफ प्रवाह करने लगते हैं। तो ये है फिजियोलॉजिकली ड्राई सॉइल की क्वालिटीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, मैंने बताया कि फॉरेस्ट को, मैंने शुरू में बता रहा था कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनको चैंपियन और सेठ ने क्या रहे, चैंपियंस और सेठ ने क्या कहा कि इनको फोर्थ ग्रुप में रखा है। और यही आपको क्वेश्चन बनेगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है कौन से ग्रुप में है, कौन से फॉरेस्ट टाइप है। तो ये लिटोरल स्वाम्प फॉरेस्ट टाइप होते हैं, जिनका सब ग्रुप है 4 का बी है, मतलब टाइडल स्वाम्प फॉरेस्ट होते हैं, जहां पे क्या है, ज्वार उत्पन्न होते हैं ऐसे। ठीक है, तो स्वाम्प फॉरेस्ट दो प्रकार के होंगे, एक नॉन टाइडल, एक टाइडल वाले। तो जहां पे ये टाइडल स्वाम्प फॉरेस्ट है। ठीक है, ये लिटोरल तो है, ये लिटोरल तो है, लेकिन कैसे लिटोरल है, ये टाइडल स्वाम्प फॉरेस्ट वाले हैं। तो ये दोनों नाम याद रखोगे कि ये ग्रुप 4 में मैंग्रोव फॉरेस्ट आते हैं
लिटोरल स्वैम्प फॉरेस्ट में, ठीक है। इनका सब ग्रुप है टाइडल स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक है। इनका सब ग्रुप है टाइडल स्वैम्प फॉरेस्ट, ठीक। तो ये नाम ये आपको याद रखना है। तो किसने, कई बार ये क्वेश्चन पूछेगा कि किसने डिसाइड किया है, तो चैंपियन ऑफ सेट ने। तो चैंपियन ऑफ सेट ने मैं बार बार बता चुका हूँ, इन्होंने भारत के जो वन है उनको 16 मतलब 16 सब ग्रुपों में बांटा है। तो उनका जो चौथा ग्रुप है वो लिटोरल टाइप का है। तो लिटोरल ग्रुप में मैंग्रोव फॉरेस्ट रहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अब ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इनको सब ग्रुप सब टाइप में बांटा है। देखिए ये है आपका, देखिए ये टाइडल स्वैम्प फर्स्ट, टाइडल स्वैम्प 2 सेकंड, टाइडल स्वैम्प 3 एंड टाइडल स्वैम्प 4 है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जो पहला वाला है, ठीक है, B4 का टाइडल स्वैम्प जो फर्स्ट है वो एरिया कौन सा है, कृष्णा गोदावरी, कृष्णा गोदावरी सुंदरवन डेल्टा, ठीक है, कृष्णा गोदावरी सुंदरवन डेल्टा है। अगर मैं यहाँ भारत का नक्शा बनाऊं, ठीक है, अगर मैं यहाँ भारत का नक्शा बनाऊं तो आप बिल्कुल ये याद रखिएगा, जैसे ये जो है ये TS1 एरिया है, TS1 जो है ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है, मतलब जो बड़े यहाँ पे TS1 का जो पार्ट है वो यहाँ पे भी है, गोदावरी पार्ट पे भी थोड़ा सा है और कृष्णा पार्ट पे भी है। यहाँ पे भी क्या है, TS1 के कुछ पार्ट है, ठीक है, TS1 को। फिर अगर देखें कि महानदी, कृष्णा गोदावरी और सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप में जो फॉरेस्ट था वो कैसा था, मैंग्रोव के श्रब है। तो मैंग्रोव के जो झाड़ है, मैंग्रोव के जो झाड़ वाले, झाड़ प्रकृति के जो मैंग्रोव होते हैं ये 3 जगह पे मिलते हैं, ठीक है। तो उनका नाम आप याद रखिएगा, पहला दिया है एविसीनिया, एक्सोसेरिया एंड सीरियोप्स सब है, ठीक है। आपको ये 2 नाम याद रखिएगा, एविसीनिया और एक्सोसेरिया, ठीक है। एक्सोसेरिया और एविसीनिया ये कैसे है, मैंग्रोव श्रब है, मतलब मैंग्रोव के झाड़ है, ये सब झाड़ है, ठीक है। चलिए सेकंड जो है, महानदी, कृष्णा गोदावरी और सुंदरबन बेल्ट में मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये एक्चुअली मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ठीक है। इनमें राइजोफोरा सब जो है, एविसेना, एविसियना तो मिलते ही है, झाड़ तो मिलेंगे ही, लेकिन पेड़ में जो मुख्य है वो राइजोफोरा सब है। और यही राइजोफोरा सब में जो कॉपाइस प्रोड्यूस करते हैं। कॉपाइस मतलब जिनको काट देने पर क्या हो जाते हैं, वो पुनः पनप जाते हैं। ये देखिए फिर से अगर पनपने लगे ऐसे, ये देखिए कलियां छोटी छोटी निकलने लगती हैं, तो इसको राइजोफोरा, अभी मैंने ऊपर में बताया कि राइजोफोरा ऐसा मैंग्रोव प्लांट है जिससे हम कॉपाइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुंदरवन। सुंदरवन का जो फॉरेस्ट कैटेगरी है वो कैसा है, सॉल्ट वाटर मिक्स्ड फॉरेस्ट है, सॉल्ट वाटर मिक्स्ड फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इसके जो मुख्य कैटेगरी है, एक एक नाम कम से कम याद रखिए जो बहुत जरूरी है, ये हेरिटेरिया, ठीक है, हेरिटेरिया स्पीसीज यहाँ पे मिलते हैं। एक्सोकेरिया तो बहुत जगह मिलेंगे क्योंकि एक्सोकेरिया झाड़ है, ठीक है। और दूसरा जो नाम है ये जाइलोकार्पा, जाइलोकार्पा और हेरिटेरिया, ये 2 ऐसे नाम हैं आप याद रखेंगे फॉर सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए। सुंदरवन एंड अंडमान इन दोनों के मिक्स को बोला जाए तो ब्रेकिस वाटर मिक्स्ड फॉरेस्ट है, ब्रेकिस वाटर मिक्स फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट का टाइप कैसा है, ब्रेकिस वाटर मिक्स फॉरेस्ट है, ठीक है। तो इसमें भी लगभग मिक्सचर है, तो मिक्स सारे प्रकार के, इन तीनों प्रकार के जो मिक्सचर फॉरेस्ट है वो यहाँ पाते हैं। तो इस तरह से ये टेबल में आप कौन से कैटेगरी याद रखेंगे, देखिए आपको कैटेगरी क्या देगा वो मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए आपको कौन सा कैटेगरी याद रखना है मेनली, ठीक। जरा देखिए सबसे पहले आप ये याद रखिए कि ये जो आपके फर्स्ट टाइप में है कृष्णा गोदावरी सुंदरबन बेल्ट है, ठीक है। श्रब बोला जाए तो मैंग्रोव श्रब मिलते हैं, ठीक, मैंग्रोव श्रब होते हैं। अब महानदी, कृष्णा गोदावरी और सुंदरबन बेल्ट है, मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। तो श्रब में 2 टाइप के होते हैं, एक तो है एविसीनिया और दूसरा होता है एक्सोसेरिया, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो मुख्य पेड़ है वो राइजोफोरा है, ठीक है। सुंदरबन, कंप्लीट सुंदरबन को ये सब ट्रॉपिकल TS3 में रखा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाएगा कि मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन को कौन से कैटेगरी में रखा गया है, तो ग्रुप 4B का TS3 में रखा गया है, ठीक है। सॉल्ट मिक्स्ड वाटर फॉरेस्ट है,
ठीक है, सॉल्ट वाटर मिक्स्ड फॉरेस्ट है। तो इन्हें इस सब कैटेगरी को याद रखना पड़ेगा। उनमें मुख्य स्पीसीज क्या है, हेरिटेरिया। हेरिटेरिया ये वृक्ष है जो सुंदरवन में मैक्सिमम पाए जाते हैं। तो ये सब आपको पूछने लायक क्वेश्चन है जहाँ पे एमसीक्यू बन सकते हैं। देखिए इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये जोन जो होते हैं, जोन के हिसाब से बांटा गया है। तो जोनेशंस इन मैंग्रोव्स, जोनेशंस मैंग्रोव में पहला जो टाइप है वो है आपका प्रॉक्सिमल जोन, जिसको फ्रंट मैंग्रोव्स बोलते हैं। ठीक है, फ्रंट मैंग्रोव्स जिसका अन्य नाम है कोस्टल जोन्स, ये याद रखिएगा, कोस्टल जोन यहाँ पे। उसी प्रकार मिडल जोन है सेकेंड टाइप, मिडल जोन या मिड मैंग्रोव्स। तो मिडल जोन को यहाँ पे दिया है, मिडल जोन है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिस्टल जोन या बैक मैंग्रोव्स, डिस्टल जोन या बैक मैंग्रोव्स, इनको जो अन्य नाम है वो है इनलैंड जोन, इनलैंड जोन होता है ये। तो ये तीन टाइप के जोनेशंस मैंग्रोव्स है जिनको निश्चित है क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो बहुत शॉर्ट सिंपल एंड स्वीट तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ये इतनी राम कहानी के लिए जरूरी नहीं है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दिया है आपको जोनेशंस। तो इसमें है तो क्या चीज है कि मैंग्रोव्स टिपिकली सो इन जोनेशंस, जोनेशंस मतलब तीन जोन में बांटा गया है, एक लो टाइडल, मिडिल टाइडल एंड हाई टाइडल। तो इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया दिस जोनेशंस may be very distinct in ईस्ट कोस्टल इंडिया। ईस्ट कोस्टल डिस्टिंक्ट मतलब बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, कहाँ पे मतलब निश्चित तरीके से होते हैं, कहाँ पे, ईस्ट कोस्टल में। दूसरा जो ये खासकर दिखता है डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पे निश्चित तौर पे अलग अलग जोन दिखाई पड़ता है। और मर्जिंग कहाँ पे है, वेस्ट कोस्ट इंडिया। ठीक है, मर्जिंग कहाँ पे हो गया, वेस्ट कोस्ट इंडिया को। ठीक है, तो जोनेशन में पहला जो जोन है, देखिए इस फिगर से समझते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप समझिएगा स्ट्रक्चर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट का 3 हॉरिजेंटल जोन्स होते हैं विथ ट्रीज अबाउट 15 मीटर टॉल। ठीक है, तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि जो एरिया है, जैसे ट्रीज वेरी इन द हाइट ऑफ 2 मीटर टू 40 मीटर्स, मतलब यहाँ के जो ट्री है वो क्या है, ये देखिएगा जैसे ये कोई पेड़ है, ये 2 मीटर का है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते जो मैक्सिमम हाइट है पेड़ की वो कितने हैं, लगभग 40 मीटर के हो सकते हैं, 40 मीटर के पेड़ हो सकते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो सबसे पहला जोन जो पढ़ते हैं प्रॉक्सिमल जोन। प्रॉक्सिमल को जिनको आप सीधे इस फिगर से समझिए, ये जो फॉरेस्ट एरिया है कोस्टल जोन भी बोलते हैं। देखिए इसका पहला नाम क्या है, एक तो बोलते हैं फ्रंट मैंग्रोव्स। बिल्कुल, अगर इधर से समुद्र आए, इधर से अगर सी का जो टाइड है, सी का जो टाइड है वो इधर से आता है, तो सबसे पहले इसी मैंग्रोव्स को टच करेगा, इसलिए इसको कोस्टल जोन भी बोलते हैं और इसको फ्रंट जोन भी कहते हैं, साथ में क्या है, प्रॉक्सिमल जोन भी कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल जोन, फ्रंट जोन या कोस्टल जोन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, टाइड जो है लो रहता है, लो टाइड रहता है। यहाँ पे जो टाइड आता है, मतलब टाइड यहाँ पे क्या है, लो रहेगा, लो मतलब हाइट कम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेड़ों की जो हाइट है वो कम रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या रहता है, रेगुलर टाइड मिलता है, यहाँ पे रेगुलर टाइड इफेक्ट रहता है, इसलिए इनका हाइट ज्यादा नहीं रहता है। सॉइल अक्यूमुलेशन होता रहता है क्योंकि नीचे वाला जोन है। ठीक है, सारा जो मिट्टी है वो बह के कहाँ पर, यहाँ पे एकत्र होते रहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका पहला जो अप्रोक्सीमेट जोन है। ठीक है, अब इस प्रॉक्सिमल जोन, फ्रंटल जोन या कोस्टल जोन बोलते हैं, उसमें ये चीज एक चीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ कि ये लो टाइड वाला हाइट है। ठीक है, जहाँ पे निरंतर टाइड्स तो मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे क्या है, ये है न्यूमेटोफोरस। देखिए ये सब न्यूमेटोफोरस है। ठीक है, तो लो कोस्टल जोन में जो फ्रंट मैंग्रोव्स है वहां पे क्या है, न्यूमेटोफोरस जड़ आपको जरूर मिलेंगे क्योंकि पानी में डूबा रहता है ये चीज। इनकी जो आधी जो पेड़ है वो पूरा पानी में डूबा रहता है, इस कारण से क्या होता है, यहाँ न्यूमेटोफोरस ये जड़ मिलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये न्यूमेटोफोरस जो जड़ है ये यहाँ पे पाए जाते हैं।
ठीक है, मैक्सिमम कहाँ पे पाए जाते हैं, कोस्टल जोन नीचे वाले में। इनमें जो मुख्य पेड़ है उसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर इस पे कुछ मार्क कर रहा हूं, जैसे आप देखेंगे कि द मेन स्पीसीज यहाँ पे दिया है, जरा देखिएगा, ये मेन स्पीसीज जो है इस कैटेगरी का, मेन स्पीसीज विद दिस फीचर्स आर राइजोफोरा। राइजोफोरा है फ्रंटल या प्रॉक्सिमल जोन में। फिर एपिकुला, एपिकुला और राइजोफोरा, ये दो नाम आप बहुत याद रखिएगा, ठीक है। दो नाम आप याद रखने वाले हैं, राइजोफोरा और एपिकोरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो बनते हैं, नेक्स्ट जो है वो है आपका जैसा कि देख पा रहे हैं, सेकंड जो है आपका ये मिडिल जोन है, ठीक है। अब देखिए मिडिल जोन जो है, ये मिडिल जोन या मिड जोन या मिडिल जोन है, ये सेकंड वाला। यहाँ पे पेड़ों की प्रकृति देखिए कुछ इस तरह से है, ये आपका मिडिल जोन है, ठीक है। ये मिडिल जोन में आप देख पा रहे हैं जो जड़ है वो ऐसा कुछ नेट जैसा है और नीचे की तरफ पकड़ा रहता है। तो यही कहा गया है कि ये जो जड़ है, इनकी जड़ का टाइप क्या होता है। तो आपको यही पूछा जाएगा कि ये भी पूछ सकता है कि प्रॉक्सिमल जो जोन है वहां पे जो जड़ होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट के, वो कैसे रहते हैं। तो फर्स्ट में जो जड़ होते हैं वो नुमेटोफोरा टाइप के होते हैं, ठीक है। ये न्यूमेटोफोरस रूट रहते हैं, रूट्स मिलेंगे मैंग्रोव के जो प्राइमल जोन में। सेकंड जो देखो, इस पे जो जोन, इस जोन पे जो पेड़ रहते हैं, ठीक है, उन पे क्या है, सूट, या देखिए ये जड़ है, इस जड़ क्या, इस मेन जड़ में सपोर्टिव जड़ है, ठीक है। इसको क्या है, सूट रूट ऐसे टाइप के आपको रूट्स देखने को मिलते हैं जो जमीन को क्या है, स्ट्रांगली होल्ड किए रहते हैं, क्या स्ट्रांग होल्ड रखते हैं, ठीक है। एंड नी रूट्स या बेंट रूट भी इसे कहा जाता है। तो आपको जड़ों को याद रखने की जरूरत है, कौन से, मिडिल जोन वाले कैसे जड़ हो पाए जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। और इनके जो मुख्य स्पीसीज हैं उनको जरा याद रखें कि ये किस प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं मिडिल जोन में। तो मिडिल जोन में आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप देखें, यहाँ से स्टार्ट है कि मेनली इस पे जो है हाँ, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि मिडिल जोन पे यहाँ पे जो मेन स्पीसीज इन दिस जोन इज ब्रुगेरिया और यहाँ पे जिम्नोफेरिया, ब्रुगेरिया और यहाँ पे देखें जिम्नोरिजा या बी सिलेंड्रिका, ठीक है। ये दो तीन नाम आपको याद रखिएगा, क्या थोड़े ऐसे अटपटे से नाम है, लेकिन एक दो बार बोलेंगे तो शायद याद हो जाए। तो मिड जोन में मोस्ट प्रोबेबली आपको ये दो नाम याद रखने हैं। पहला तो है कि जो यहाँ पे आपको ब्रुगेरिया, ठीक है, जिम्नोरिजा और सिलेंड्रिका, ये तीन टाइप के जो स्पीसीज है वो मिडिल जोन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम पर देखते हैं कि जो डिस्टल जोन है या बैक मैंग्रोव्स है। बैक मैंग्रोव्स इस फिगर में देखिए, बैक मैंग्रोव्स मतलब लगभग कहाँ पे आगे आप लैंड की बात कर रहे हैं, लगभग कहाँ पे आप इस लैंड की बात कर रहे हैं। ये जो पेड़ है ये देख रहे हैं, ये लगभग लैंड एरिया है जहाँ को इनलैंड जोन या डिस्टल जोन कहते हैं, ये जो बैक मैंग्रोव्स बोलते हैं। ये लगभग लैंड पे उगते हैं, ठीक है, सामान्य भूमि की तरह उगने वाले पेड़ होते हैं। दिस जोन इज टूवर्ड्स द लैंड रीजन, ठीक है, सब्जेक्टेड टू लेस सी सेक्टर, समुद्र वाले एरिया थोड़ा कम रहता है। तो इसमें जो मुख्य स्पीसीज है उसको अगर देखें हम, ठीक है, मुख्य स्पीसीज देखें तो कुछ अंडरलाइन कर रहा हूं, उसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है आपको, देखिए टूवर्ड्स आइलैंड द एरिया द मैंग्रोव्स लाइक, कौन से मैंग्रोव्स हैं, ये है आपको एक्सोकेरिस एंड हेरिटीरिया लिटोरल्स। ये ऐसे नाम वाले स्पीसीज हैं जो डिस्टल जोन में पाए जाएंगे,
ठीक है। तो आप एक दो स्पीसीज का लगभग नाम याद रखिएगा जो ये कोस्टल जोन में और कोस्टल जोन के साथ मिडिल जोन में तथा इनलैंड जोन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोस्टल जोन में पाए जाने वाले मैंने बता दिया है कि राइजोफोरा है और एपिकुलरा है। ठीक है, मिडिल जोन में आप देखें, मिडिल जोन में मैंने बताया है कि ब्रुगेरिया और जिम्नोफोरिया तथा सिलेंड्रिका, ठीक है, ये मिडिल जोन का है। इनलैंड का जो है यहाँ पे अभी मैंने बताया कि एक्सोकार्ड, एक्सोकेरिया और हेरिटेरिया, लगभग ये दो नाम याद रखेंगे डिस्टल जोन में। तो आप इस तरह से देखेंगे कि डिस्टल जोन और कोस्टल जोन तथा मिडिल जोन में जड़ों की प्रकृति को भी ध्यान रखना है। तो जड़ों की प्रकृति है उसको ध्यान रखना है कि कोस्टल जोन में जो जड़ होते हैं वो नुमेटोफेरस होते हैं, मिडिल जोन में जो है वो नी और बेंट होते हैं। ठीक है, और ये तो जो डिस्टिंक्ट जोन है या बैक जोन है, सबसे पीछे का जोन है, ठीक है, जो सबसे पीछे का जोन है उसमें आपको क्या मिलता है, एक सामान्य वृक्ष मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे हाइटेड रहता है, यहाँ कम हाइटेड रहता है, मतलब 2 मीटर से लेकर 40 मीटर तक इनका हाइट रहता है पेड़ों का। ठीक, चलिए इसके बाद जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट में ये देखते हैं कि न्यूमरेशन क्या होता है, माप होता है, माप या गणना। ठीक है, कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की गणना कैसे कहते हैं। मैंग्रोव वेजिटेशन इज इन्यूमरेट, मतलब गणना है आइदर बाय लाइन प्लॉट, एक लाइन का लाइन प्लॉट में सैंपलिंग करके गिनते हैं या स्ट्रिप सैंपलिंग में गिनते हैं। ठीक है, तो सबसे हम लोग देख देते हैं लाइन प्लॉट सैंपलिंग में। ठीक है, लाइन प्लॉट सैंपलिंग में कैसा होता है, पढ़ते जाऊंगा मैं, दिखाते जाऊंगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं लाइन्स आर डीमार्केट, लाइन्स आर डीमार्केट मतलब चिन्हित करते हैं, लाइन्स को चिन्हित करते हैं एट 100 मीटर इंटरवल्स। ठीक है, 100 मीटर के दायरे में, ये 100 मीटर का दायरा है। ठीक है, इंटरवल्स में लाइन्स को दिखाते हैं। विद इन द लाइन्स सर्कुलर पोल्स ऑफ इतना, देखिए अब ये 100 मीटर के दायरे में एक सर्कुलर ऐसा गोलाकार रिंग काटते हैं, जिसका जो है सर्कुलर पोर्ट का जो रेडियस है, वो रेडियस कितना होता है, वो जो रेडियस है वो ये है, इतने मीटर का रेडियस का एक गोलाकार क्षेत्र ले लेते हैं, मेड एट 100 मीटर अपार्ट। ठीक है, 100 मीटर के दायरे में, फिर 100 मीटर का दायरा ले लिया, फिर एक उतना ही रेडियस का, फिर 100 मीटर का दायरा लेके फिर एक लाइन से क्या करते हैं, 100 मीटर के दायरे में ऐसा गोलाकार क्षेत्र लेकर वहां पे माप किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, दिस गिव्स 1% सैम्पलिंग फ्रॉम द सैंपल कलेक्टेड, टोटल ऐसे विल बी कैरिड आउट द स्पेसिफिक फार्मूला, एक स्पेसिफिक फार्मूला रहता है उसको निकालने का। तो ये याद रखें कि नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट कितनी लेंगे, तो उसको ये फॉर्मूला से निकालेंगे AP अपॉन A, जहां पे जो AP है, ठीक है, अगर उसको AP को बोलूं तो AP क्या चीज है, यहाँ पे देखते हैं। ए का मतलब होता है एरिया ऑफ टोटल एरिया, मतलब कितने बड़े एरिया, इस बड़े से एरिया पे अगर मैंग्रोव्स है तो उसका जो एरिया हो जाता है कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ सैंपलिंग, मतलब इस पे ये देखिए छोटा वाला गोला लिए, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये तो टोटल फॉरेस्ट है ना, ये टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, वो कैपिटल होगा। ये जो अपन सैंपल लेते हैं उसका एरिया है A। ठीक है, P क्या हो जाता है ठीक है, P जो है एक्चुअली ये ऐसा प्लॉट, P फॉर F और प्लॉट होता है। A का जो है, ये A मतलब होता है फॉरेस्ट एरिया प्लॉट हो जाता है। ठीक है, ये सैंपल एरिया प्लॉट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार सैंपलिंग इंटेंसिटी AP ओपन A जो है, नंबर ऑफ सैंपल कितने लेंगे वो इस फॉर्मूले से याद करेंगे। नेक्स्ट जो देखते हैं सैंपलिंग इंटेंसिटी नापने के लिए A अपॉन D अपॉन DP। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, A जो होगा, जो इसका एरिया है, इसका जो एरिया है वो A हो गया, और डिस्टेंस तो देखिए अपन ये डिस्टेंस भी कितना लिया है, 100। ठीक है, यही बोल रहे हैं कि DA जो है डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, मतलब एक लाइन वाली एक दूसरा गोले वाली लाइन ये है। ठीक है, तो इनके बीच भी 100 है और इनके बीच भी 100 है, तो इस प्रकार से ये 100 इंटू 100 हो जाएगा, 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये है सैंपलिंग इंटेंसिटी।
एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया सैंपलिंग ये है एपी, तो ये हो जाता है एफ इंटू ए। तो यहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ से एपी निकालेंगे, तो एपी निकाल के यहाँ पे रख देंगे। तो आपको न्यूमेरिकल शायद ही आए, पर ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सैंपलिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो वो हो जाता है आपका एपी अपॉन ए। ठीक है, चलिए ए जो होता है पूरे फॉरेस्ट का एरिया रहता है, स्मॉल ए जो होता है सैंपल एरिया का रहता है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं कि स्ट्रिप सैंपलिंग क्या होता है। ठीक है, स्ट्रिप सैंपलिंग को अगर देखें, ठीक है, स्ट्रिप सैंपलिंग यहाँ पे दिया है कि स्ट्रिप सैंपलिंग क्या होगा, जरा देखते हैं। अब ये जैसा स्ट्रिप सैंपलिंग है कि जैसा आपको फॉरेस्ट मतलब बहुत बड़ा मैंग्रोव का एरिया हो गया, ठीक है, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का एरिया है। ठीक है, स्ट्रिप बाय एक रैंडमली स्ट्रिप तैयार कर लेते हैं जिसकी चौड़ाई मीटर दिया होगा, देखिए ये स्ट्रिप है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये 10 से 20 मीटर ये चौड़ा होगा और 500 मीटर ये क्या लंबा होगा। ठीक है, 500 मीटर क्या है इसकी लंबाई होगी और 10 से 20 मीटर इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिप लगा ले, ये पहला स्ट्रिप है, ये पहला स्ट्रिप है। ठीक है, फिर ये इसको छोड़ देते हैं एक इंटरवल पे, फिर एक स्ट्रिप लेते हैं, ये सेकंड स्ट्रिप, फिर एक छोड़ के फिर ये तीसरा स्ट्रिप, ऐसा करते करते पूरे जंगल को नाप लेते हैं, तो इसको स्ट्रिप सिस्टम बोलते हैं। तो स्ट्रिप सिस्टम में क्या करते हैं कि ऐसे ही रेंडमली क्या है, पहले एक फर्स्ट स्ट्रिप इज रेंडमली सेलेक्टेड, एक रेंडमली कहीं से भी स्टार्ट करते हैं और वहां से स्ट्रिप हिसाब से बांटते जाते हैं। तो ये जो लेंथ है उसको याद रखना है, ये ऐसा अलाउ करते हैं स्ट्रिप सिस्टम में मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो इसमें दूसरी चीज आपको इस क्वेश्चन पे बन सकता है जो मैं बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप डायमीटर ऑफ ब्रेस्ट हाइट इज मेजर्ड अबव 30 सेंटीमीटर ऑफ द हाइट टिल्ट रूट इज कॉजेस राइजोफोरा। राइजोफोरा में जैसे ये टिल्ट हाइट है, मतलब ये देखिए ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट का पेड़ है और यहाँ पे देखिए कई प्रकार के क्या होता है टिल्ट रूट है। तो 30 मीटर छोड़ दीजिए, 30 मीटर तक नहीं गिना जाता, क्या बोलता है अबव 30 सेंटीमीटर ऑफ हाइट। तो इस 30 सेंटीमीटर को छोड़ के इसके ऊपर के हाइट को मैंग्रोव्स को नापा जाता है। ठीक है, तो ये जो हाइट है वो मैंग्रोव्स हाइट कहलाता है। ठीक, तो इनका जो नापने का तरीका है, किससे नापते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं कुछ अंडरलाइन कर लेता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे कि द हाइट ऑफ ट्री मेजर्ड ड्यूरिंग द सिलेंड्रिकल ये है यूजिंग द स्लिनोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, स्लिनोमीटर इसके कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको, स्लिनोमीटर को आपको याद रखना है, किसको, इसके हाइट नापने की, जो पेड़ों की हाइट मैंग्रोव फॉरेस्ट की हाइट है स्लिनोमीटर नापते हैं। ठीक है, जिसका दूसरा नाम है क्या, क्रिस्टीन हाइप्सोमीटर। क्रिस्टीन हाइप्सोमीटर भी हाइट नापने के लिए होता है। बार्क थिकनेस, जो बार्क का थिकनेस मतलब इसकी जो थिकनेस नापने की, ये कितना मोटा है ये वृक्ष, इसकी थिकनेस नापने की इज मेजर्ड इज यूजिंग द बार्क गेज। तो बार्क नापने के लिए बार्क गेज होता है और हाइट नापने के लिए सिलिनोमीटर होता है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैंग्रोव्स की हाइट नापने के लिए हमको सिलिनोमीटर का यूज करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटी सी चीज रह गया है फिर ये खत्म हो जाएगा। देखते हैं नेचुरल रीजन, जो मैंग्रोव्स होते हैं उन पर नेचुरल रीजनरेशन होता है। जैसा कि मैंने कहा नेचुरल रीजनरेशन का अर्थ होता है कि सेल्फ जनरेट होते हैं। ठीक है, मतलब आप देखे होंगे कि सेल्फ जनरेट होने का कारण है कि वहां पे क्या होता है, वाइविटा प्लांट होते हैं, जैसे कि वाइवोपोरस होते हैं। वाइवोपोरस का मतलब होता है खुद के बीज जब पानी में गिरते हैं तो वहां से वो खुद पेड़ बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेचुरल रीजनरेशन का। मैंग्रोव जो होते हैं मोस्ट प्रोबेबली नेचुरल रीजनरेशन होते हैं। तो नेचुरल रीजनरेशन कम्स फॉर एग्जिस्टिंग एडवांस ग्रोथ। ठीक है, जो एडवांस ग्रोथ होती है नेचुरल रीजनरेशन के कारण ही होती है। यहाँ पे जो नेचुरल रीजनरेशन का जो मेन रीजन है वो वाइवीपोरस है, वाइवीपोरस सीडलिंग। वाइवीपोरस सीडलिंग का मैंने बताया था कि ये जो फूल है यहीं से क्या है एक कली निकलती है, ऐसा कली टाइप का निकलता है,
फिर ये बहुत लंबा होके टूट के गिर जाता है पानी में, ठीक है। जब पानी में गिरता है तो अपने आप जर्मिनाइजेशन होगा और वहां से पेड़ बन जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं वाइबिपोरस सीडलिंग, ठीक है। ठीक है, सीड रिलीज फ्रॉम द ट्रीज। तो वाइबिपोरस नेचर होने के कारण ये क्या है, सेल इनका जो है ये नेचुरल रीजनरेशन होता है। अब देखते हैं कि बेसिस ऑन द रीजनरेशन स्टेटस, रीजनरेशन का स्टेटस के अनुसार 3 प्रकार के जनरेशंस क्लासिफाई कर सकते हैं नेचुरल रीजनरेशन के। पहला केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में हम देखते हैं जो एरिया हैविंग, जितना भी एरिया है वो कैसा लेते हैं, वो 30 सेंटीमीटर, मोर देन 30 सेंटीमीटर लेते हैं, बट लेस देन 150, ठीक है। ये वाला एरिया अगर चूज करते हैं, ठीक, जो एरिया है फर्स्ट केस में रीजनरेशन का, ठीक। नेक्स्ट जो है सेकंड केस में एरिया जो है बिलो 30 सेंटीमीटर रहता है, बट द पोटेंशियल जनरेशन इज 1.5 to 3 मीटर, ठीक है। केस थर्ड में जो एरिया रहता है, एरिया सैंपलिंग जो होता है 3 से 5 मीटर के दायरे में रहता है, ठीक है। एरिया हैविंग सैंपलिंग जो 3 to 5 मीटर के रेंज पे इनका एरिया रहता है। आपको इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा और क्या याद रखने वाली चीजें ये है कि नेचुरल रीजनरेशन होता है मैंग्रोव्स में मोस्ट प्रोबेबली, किसके कारण, वाइबिपोरस नेचर के कारण, ठीक है। तो इनकी जो स्टेटस पता करते हैं, स्टेटस मतलब देखिए जैसे कि ये कोई मैंग्रोव्स का पौधा है, ठीक है। अब इसके बीज कई कई दूर तक क्या होते हैं, गिरते रहते हैं, ठीक है, या बह के चले जाते हैं। इसके बीज, ये इसके बीज हैं जो कहीं से कहीं दूर तक फैलते हैं और वो गिरते रहते हैं। तो पहला केस जो है वो कितने दूर तक मान सकते हैं, पहला केस 30 मीटर से अधिक, 30 मीटर से अधिक, लेकिन 150 मीटर से कम। 150 मीटर और 30 मीटर के दायरे पे जो जनरेशन है वो केस क्लास 1 में लेते हैं, ठीक है। और 30 मीटर से कम और 1.5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक मान ले 1.5 से 3 मीटर, ये 3 मीटर के दायरा है। तो 30 से 3 मीटर के दायरा वो क्लास सेकंड है, ये क्लास 1 है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्लास, बहुत 3 से 5 के बीच के अंदर का जो दायरा है वो क्लास 3 है, ठीक है। तो क्या है, इनके जो बीज गिरते हैं वो कितने दूर तक जनरेशन करते हैं ये देखा जाता है। तो 150 से 30 मीटर के दायरे में अगर जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है, पेड़ उग पा रहे हैं, तो उसको क्लास फर्स्ट में रखेंगे, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल रीजनरेशन की बात करते हैं, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है। मैंग्रोव्स में रीजनरेशन क्या होता है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन। एक्चुअली नर्सरी जो चीज है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट में बहुत कम होता है। जैसे राइजोफोरा डू नॉट रिक्वायर्ड एनी नर्सरी, तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट, राइजोफोरा जो है वो क्या है, उनको नर्सरी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। स्मॉल सीड्स होते हैं, स्मॉल सीड स्पीसीज लाइक सोनेरेसिया एंड एविसीनिया एंड एक्सोसेरिया, हाँ, इनको नर्सरी की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मैंग्रोव्स में राइजोफोरा के जो स्पीसीज है इनको नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि नर्सरी क्या किसको जन्म देता है, आर्टिफिशियल रीजनरेशन को। लेकिन जो सोनेरेसिया है, एविसीनिया है और एक्सोसेरिया है, इनको क्या है, नर्सरी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आर्टिफिशियल में किसको जरूरत होती है। उसके बाद देखेंगे स्पेसिंग वेरीज विद द स्पीसीज एंड इज सिल्वीकल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कैसे सिल्वीकल्चर सिस्टम लेते हैं ये उस पर डिपेंड करता है, स्पीसीज के वेराइटीज पे। जरा जब कॉमन स्पेसिंग है उसको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट बोला कि आर्टिफिशियल रीजनरेशन में जो कॉमन स्पेसिंग एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, उसमें क्या रहता है कि एक आर कैटेगरी रहता है, इसमें एपिकुला एक स्पीसीज है मैंग्रोव्स का, उसके लिए जो एडॉप्ट करते हैं नर्सरी, ठीक है, वो 1.5 मीटर स्क्वायर का, 1.5 मीटर स्क्वायर का नर्सरी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मिक्रोनाटा इनके 1.8 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं, ठीक है। जो एरिया इनका डिसाइड होता है नर्सरी का वो ये एरिया रहता है, ठीक है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स बात मैं बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो एरियल सीडिंग
हाँ, ए अलावा एंड ए ऑफिसिनेलिस 1989 में is also carried out in mangroves which gives the about 50% succession in seed stabilis। देखिए 1989 में क्या हुआ था कि इन दो स्पीसीज को, इन दो एलावा और ऑफिसिनेलिस, ऑफिसिनेलिस, ये दो स्पीसीज के बीजों को, ठीक है, ये अगर समुद्र है और ये उसका लैंड एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, वायु में, वायु से ही हवा से क्या छिड़काव कर दिया, ऊपर से क्या कर दिया, छिड़काव कर दिया, जिसको एरियल सीडिंग बोलते हैं। एरियल सीडिंग मतलब हवा द्वारा उड़ा के लाया गया और यहाँ पे छोड़ने के बाद यहाँ से उनके बढ़े और बढ़ के यह पेड़ बन जाना, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है एरियल सीडिंग। तो हवा के द्वारा उड़ा के ला गया और इसमें कितना परसेंट सक्सेस रेट है, तो 50% सक्सेस रेट हुआ था 1981 में। तो हवा द्वारा छिड़काव करके एलावा और एबिसिनिया को 1989 में ये देखा क्या कि ये 50% सक्सेस है मैंग्रोव फॉरेस्ट जनरेट करने में। तो इस प्रकार से ये सारी बातें जो आज बताई मैंने वो मैंग्रोव फॉरेस्ट से रिलेटेड थी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से कोल्ड डेजर्ट काम करता है, ठीक है।